हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हम इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर आपको अदर क्लासेस की वीडियो देखनी है या अदर चैप्टर्स की वीडियो देखनी है साइंस क्लास की या मैथ की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो इंटेक्स का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, कि इनमें से किसका ज्यादा इनर्शिया होगा। इट्स मीन्स इनर्शिया मीन्स होता है जड़ता, किसका ज्यादा जड़ता होगा। तो देखो इनर्शिया उसी का ज्यादा होगा जिसका ज्यादा मास होगा, जिसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जिसपे हमें फोर्स लगाते हैं तो जिसपे ज्यादा फोर्स लगेगा उसी का ज्यादा इनर्शिया होगा। अब फोर्स उस पे लगेगा ज्यादा जिसका ज्यादा मास होगा, एक ज्यादा जो हैवी होगा। ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हैवी होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए के अंदर पूछ रखा है ए रबड़ बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबड़ बॉल है और एक पत्थर है सेम साइज का, तो दोनों पे किसका ज्यादा इनर्शिया होगा। तो यहाँ पर किसका आएगा आंसर, स्टोन आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ए में हम लिखेंगे स्टोन, क्योंकि स्टोन क्या है, हैवी भी है और इसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट बी ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रेन। तो आप यहाँ पर लिख लेना बी का ऑप्शन, यानी कि ट्रेन। ठीक है, इसके अंदर तो ट्रेन में ज्यादा इनर्शिया होगा। सी में ए 5 रुपी क्वाइन एंड ए 1 रुपी क्वाइन, तो सी के अंदर आएगा ए 5 रुपी क्वाइन। आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि 5 रुपी का जो क्वाइन होता है और 1 रुपी क्वाइन, दोनों के अंदर जो 5 रुपी वाला क्वाइन होता है वो हैवी होता है। ठीक है, उसके अंदर तो यहाँ पर जो 5 रुपी का क्वाइन का जो इनर्शिया वो ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो बॉल की जो वेलोसिटी वो कितनी बार चेंज हुई। तो स्टेटमेंट जो दी हुई यहाँ पर जो एग्जांपल है कि एक फुटबॉल प्लेयर की फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम who kick the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collect the football and kick it towards a player of his own team. कि एक जो फुटबॉल प्लेयर है वो एक बॉल को किक करता है, ठीक है, बॉल को मारता है, तो वो फुटबॉल को जो उसकी टीम होती है उसके अदर जो खिलाड़ी है उसको देता है, वहाँ पे पास कर देता है। फिर वहां से जो किक मार के जो गोलकीपर होता है इनके अपोजिट साइड वाला वो उससे ले लेता है। जैसे वो किक मारता है तो वो वहां से लेकर और फिर अपने जो प्लेयर होता है टीम का उसको दे देता है। तो यहाँ पर देखो जो फुटबॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई, 3 टाइम्स चेंज हुई। ठीक है, और इसके साथ ही हमें ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि कैसे उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स हुई, किस तरह से उसके अंदर जो सप्लाई किया, तो जो फोर्स हर बार कितनी बार उस पर जो फोर्स लगा। तो इसके आंसर में हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज 3 टाइम्स। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ बॉल की कितनी बार चेंज हुई, 3 टाइम्स चेंज हुई। ठीक है, इनकी 3 बार बदली गई। फर्स्ट टाइम द वेलोसिटी चेंज व्हेन द फुटबॉल प्लेयर ऑफ वन टीम किक द बॉल। सेकेंड टाइम द वेलोसिटी चेंज व्हेन अनदर प्लेयर ऑफ सेम टीम kicks the football. और थर्ड टाइम द वेलोसिटी चेंज व्हेन द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम किक द फुटबॉल। ठीक है, तो ये होगी 3 टाइम्स। जो इसमें जो पूछा गया है कि द एजेंट सप्लाई द जो फोर्स किया, तो इसके अंदर जो 3 टाइम्स है यहाँ पर ये गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम्स, अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम और फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टीम्स। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग ये किक मारी गई तो वहाँ पर ये 3 टाइम्स जो वेलोसिटी वो चेंज हुई। तो आपको यहाँ तक इसका जो आंसर लिखना है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड कि एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ वी विग्योरसली शेक इट्स ब्रांच। कि एक्सप्लेन करो कि अगर हम किसी पेड़ की शाखा को अचानक जैसे हिला देते हैं तो कुछ पत्तियां होती है वो नीचे गिर जाती है और कुछ नहीं गिरती। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, रेस्ट की फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रांच के ऊपर तो वो रेस्ट से एकदम से मोशन में आ जाती है, तो जो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इनर्शिया के कारण। तो आंसर में हम लिखेंगे बिफोर शेकिंग द ब्रांचेज लीव्स आर एट रेस्ट, व्हेन ब्रांचेज आर शेकन they come in motion while the leaves trend to remain at rest due to inertia of rest. As a result, leaves get detached from the branches and fall down. ठीक है, और इसी कारण जो ब्रांचेज जब हिलाते हैं तो उसके अंदर कुछ पत्तियां होती है वो नीचे गिर जाती है और कुछ क्या आती है वहीं पे रह जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, why do you fall in the forward direction when a moving bus stops एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। कि जब बस चलती हुई एकदम से रुक जाती है, आगे की तरफ बस चलती है और रुकती है, तो आप
आगे की तरफ जैसे क्यों गिरते हो, ठीक है। और फिर वही बस एकदम से जो एक्सेलरेट लगाती है, रेस्ट फॉर्म से एक्सेलरेट में त्वरित में आती है, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, यानी कि जब स्टार्ट होती है फिर आप पीछे की तरफ गिरते हो। तो क्यों होता है, तो ये भी ड्यू टू इनर्शिया के कारण होता है। तो व्हेन ए moving bus stop, the lower part of our body is contact with the bus come to rest, while the upper part of our body tend to keep moving due to inertia of motion। कि जब हमारे जो बस चलती है तो जो हमारा लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो बस के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, और जिसके कारण वो रेस्ट की फॉर्म में रहता है। बस के कांटेक्ट में जो हमारा पार्ट रहता है लोअर वाला वो रेस्ट की फॉर्म में होता है, जबकि अपर जो पार्ट होता है बॉडी का वो मूविंग करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो हैंस वी फॉल डाउनवर्ड या फॉरवर्ड व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स इनटू मोशन अलोंग विद द बस, विद द अपर part of body tend to remain at rest due to inertia of rest, hence we fall backward। और जब बस रेस्ट से एक्सेलरेट में आती है तो जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। इनकी बस के साथ ही जैसे बस भी एक्सेलरेट करती है तो हमारे बॉडी का पार्ट भी मोशन में आ जाता है, जबकि जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो रेस्ट में रहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो इसलिए हम जो पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart। यदि फोर्स हमेशा रिएक्शन के इक्वल लगता है तो एक्सप्लेन करो कि घोड़ा कैसे एक गाड़ी को खींचता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे द horse pull the cart with a force, एक्शन का मीन्स यहाँ पे ये फोर्स दिया हुआ है, in the forward direction, the cart also pulls the horse with an equal force इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब हॉर्स गाड़ी को खींचता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है आगे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, आगे की तरफ, तो जो गाड़ी होती है वो जो खींचती है, जो घोड़ा उसे खींचता है, तो वो क्या करता है, इक्वल फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, उस पर गाड़ी पे पीछे की तरफ इक्वल फोर्स लगता है। तो द टू फोर्स गेट बैलेंस, तो दोनों जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। वाइल जबकि pulling the cart, the horse also pushes the ground with its feet in the backward direction, the reaction of the earth make it move in the forward direction along with the cart। और जैसे ही घोड़ा जो गाड़ी को खींचता है तो उसके पैर होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, इनके जो पैर पीछे की तरफ धकेलता है थोड़ा, तो उसके अंदर जो कुछ जो रिएक्शन अर्थ के साथ भी उसका जो बनता है जब वो चलता है। तो ठीक जैसे कि आप चलते हो या रेस वगैरह का, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप पैर को एक बार पीछे करते हो फिर आप चलना स्टार्ट करते हो थोड़ा पीछे की तरफ धकेल के, तो वही बता रहा है। तो उसके अंदर जो मूविंग करता है अपनी फिट वगैरह को, तो उसके अंदर रिएक्शन ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ का भी जो रिएक्शन होता है जिसके कारण क्या लगता है, जो फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड कि एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। कि एक्सप्लेन करो जो फायरमैन होता है वो होस को जो पकड़ता है तो उसके लिए उसमें कठिनाई क्यों होती है, जबकि उसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर होता है वो हाई वेलोसिटी होती है जिसमें, ठीक है। इनकी जो पाइप होता है मोटा वाला, जो फायरमैन जिसमें आग बुझाता है, तो उस पाइप के अंदर जो पानी होता है उस पाइप को पकड़ने में उसमें तो डिफिकल्टी क्यों होती है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि वाटर इज इजेक्टेड विद ए लार्ज फॉरवर्ड फोर्स एंड ड्यू टू रिएक्शन द फायरमैन एक्सपीरियंसेस ए लार्ज बैकवर्ड फोर्स। कि जो वाटर होता है उसके अंदर पाइप में, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो लार्ज फॉरवर्ड फोर्स सप्लाई करता है, यानी कि वाटर जब आगे की तरफ उसमें होता है तो आगे की तरफ फ्लो होता है, तो वो आगे की तरफ क्या करता है, फोर्स सप्लाई करता है, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और जो फायरमैन होता है वो अपने अनुभव से उसको पीछे की तरफ से जैसे पकड़ता है तो वो बैकवर्ड फोर्स सप्लाई करता है, ठीक, वो ज़्यादा बैकवर्ड फोर्स लगाता है। सो ही फील्स डिफिकल्टी इन होल्डिंग द होस, इसलिए होस को पकड़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम ए रिफिल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 kg इन फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द रिफिल। कि यहाँ पर जो एक रिफिल है उसका मास 4 किलोग्राम है और बुलेट का जो मास है वो क्या है 50 ग्राम है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी जो रिफिल की फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो मास ऑफ द बुलेट यानी कि m1 फर्स्ट मास, ठीक है,
तो 50 ग्राम। तो हम इसको क्या करेंगे, केजी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रिफिल ऑफ मास 4 kg दिया हुआ है, तो ये ग्राम में है, तो ग्राम को भी हम इसमें केजी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो यूनिट फाइंड आउट करने में ईजी रहे। तो 50 kg का हमारे पास केजी में 50 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 kg आ जाएगा। मास ऑफ रिफिल M2 दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास 4 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है U1 0 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिफिल U2 यानी कि 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1 दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिफिल V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर इक्वल टोटल मोमेंटा बिफोर द फायर। ठीक है, यानी कि गोली चलने से पहले का क्या मोमेंटा था और उससे बाद का क्या मोमेंट है। ठीक, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा M1 यानी कि जो मास दिया हुआ है M1 मास ऑफ बुलेट हमारे पास है जो 0.05 kg हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, वो लिखेंगे मल्टीप्लाई V1 35 है प्लस 4 M2। ठीक है, जो मास है रिफिल का वो 4 है और VT हमें फाइंड आउट करना है V2 इक्वल ये दोनों क्या है 0 है। सोल्व करेंगे V2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर आके ये माइनस में चला जाएगा। तो 0.05 इंटू 35/4 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7/16 तो -0.44 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, तो नेगेटिव है इट्स मीन्स जो अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी। अगर पॉजिटिव होता तो जो सेम इसकी डायरेक्शन होती। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन इन विच द रिफिल वुड रिकॉल इन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। ठीक है, यानी कि अपोजिट इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है लास्ट कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 100 ग्राम and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object move at a velocity of 1.67 meter per second. तो determine the velocity of the second object. तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम और 200 ग्राम और दोनों ही सेम लाइन पर मूव कर रही है। तो जो डायरेक्शन है उसकी जो डायरेक्शन विद वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड दोनों की दी हुई है। तो यहाँ पर जो कोलाइड और आफ्टर द कोलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो हमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है यानी कि जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे हेयर जो M1 है हमारा दिया हुआ है यानी कि मास 1 ऑब्जेक्ट का तो 100 ग्राम, तो इसको भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 0.1 kg और M2 200 ग्राम का 0.2 kg हो जाएगा। U1 है 2 मीटर पर सेकेंड और U2 है 1 मीटर पर सेकेंड। तो V1 जो वेलोसिटी दी हुई है 1.67 मीटर पर सेकेंड और V2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, ये हम यहाँ पर फॉर्मूला जो लॉ है अप्लाई करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको जो लॉ है ये लर्न होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आसानी से इसको जो सोल्व कर सकते हो। तो M1 की वैल्यू 0.1 है इंटू मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर U1 की वैल्यू 2 है और प्लस M2 की वैल्यू 0.2 और मल्टीप्लाई 1 इक्वल M1 हमारे पास 0.1 है इंटू 1.67 प्लस 0.2 V2। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.1 इंटू 2 और प्लस 0. ये सोल्व करेंगे इसको 2 के, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा 0.2 को 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 इक्वल 0.167 प्लस 0.2 V2। तो यहाँ पर हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V2 इक्वल 0.4 माइनस 0.167
और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 0.2 और सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे इंटेक्स के जो क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।